हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज सभी पता है कि हम लोग लास्ट क्लास में सीयूटी का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। सीयूटी बायो के डोमेन का हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक वो सभी वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। फिर हम लोग सेकेंड क्लास में हम लोग बात किए थे सीयूटी 2024 का पीवाईक्यू क्वेश्चन, है ना, जो कि आपका एक रोड मैप बन गया था। एक आपका एक रोड मैप ये तैयार हो गया था कि सर हमको किस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने होंगे, कितने डीपली पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पे हम बस ऊपर ऊपर पढ़ लें तो काम चल जाएगा, कौन सा ऐसे टॉपिक हैं जहां पे हमको एकदम डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी के साथ। ये तमाम सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आई थिंक वो वाली क्लास भी आप लोग देख लिए होंगे। और वो क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे थे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस पेपर को सॉल्व करने में आई थिंक आपसे इतनी उम्मीद लगा कर रख सकता हूँ। क्यों इतनी उम्मीद लगा रहा हूँ? क्योंकि आप लोग अभी 12th बोर्ड में हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आप लोग में से जो कि ड्रॉपर साइड से होंगे, है ना, 1 ईयर या 2 ईयर के ड्रॉपर होंगे। तो आप लोग में इतनी कैपेबिलिटी हो चुकी है कि अपने पूरी सिलेबस एक बार आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे क्लास 12 की। और क्लास 12 के बेसिस पे ही हम लोग 2024 का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसमें 50 क्वेश्चन थे। तो आपसे इतनी उम्मीद लगा के रखता हूं कि 50 क्वेश्चन में से आपका 35 प्लस क्वेश्चन करेक्ट जा रहे होंगे। ठीक है, आपको याद आ रहा हो कि हम लोग जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू मिल रहा था। कैसे मिल रहा था सर? क्योंकि वहां से एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा रहे थे। बात को ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करने का सेंस कि जो साइंटिस्ट कौन साइंटिस्ट किसकी डिस्कवरी किए थे, फिर हम लोग कौन सा ऐसा ओरल पाइल्स है जो जो हमको यूज करते हैं, वो कहां से बनाए जाते हैं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे कि एनसीईआरटी के हुबहू लाइन वहां पर रख दिए गए थे और बताना ये था कि आपको यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन गलत है। तो ये सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, ये सभी चीज को पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे इससे पहले हमको जरूरत ये पड़ेगा कि सबसे पहले हम सिलेबस अपना जान लें कि सिलेबस क्या है अपना, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, फिर सिलेबस पता चल गया तो सिलेबस पता चल गया, टॉपिक पता चल गया तो टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या चीज को स्किप करें। ठीक है, फिर हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करना स्टार्ट करें। पीवाईक्यू आपको इसलिए सॉल्व कराए थे कि एक आपको रोड मैप मिल जाए, अब वो आपको मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपकी ये सीयूटी की डेमो क्लासेस होंगी। डेमो क्लासेस इन द सेंस कि आपके बैच में कैसे पढ़ाए जाते हैं, आपको कैसे पढ़ने हैं, है ना। तो हम अपना सिलेबस का पहला यूनिट का पहला लेसन उठाए हुए हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिक टॉपिक है, सबको पढ़ने में अच्छा लगता है ना, और इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है। और इंटरेस्ट आने का ही बात नहीं है, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन भी बहुत बार उठाता है, 1 लाइन में तो कम, लेकिन यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ज्यादा क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक है, तो यही सभी बातें इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कहां कहां से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको स्किप करने ही नहीं है इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास आपके लिए आई गई है, डेमो 1 की। ठीक है, सीयूटी की डेमो 1 क्लास है ना, बायो डोमेन से। तो चलिए बिना डिले किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला जो आपका व्यू कुछ अच्छा इस तरह दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छा लग भी रहा होगा, सर हम लोग बहुत अच्छा चीज पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे क्यूट शेर के बच्चे रखे हुए हैं। ठीक है, ये चीज है। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं। अब हाँ, एक बात और बता दें, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, स्लाइड चेंज करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा दरख्वास्त रहेगी। छोटी सी दरख्वास्त ये है कि सर क्लास में पेन पेपर लेकर बैठेंगे और साथ ही साथ फोकस भी लेकर बैठेंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जो भी एडिशनल टर्म या फिर जो भी एडिशनल कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख देता हूँ, वो चीज अपने कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि ये सीयूटी की एक अलग से अपनी बायो की कॉपी बनाइए, स्पाइरल एक कॉपी बना लीजिए, 100-150 की मिलती है, ज्यादा महंगा वाली भी नहीं। उसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सभी चीज बातें वहां पे आप लिखते चलिए मेरे साथ। यकीन मानिए जब आपके एग्जाम आएगा उस समय तक एक आपके पास अच्छी नोट्स बन के तैयार हो जाएगी। यही बात हम आपके जो सीनियर थे, है ना, जो आप लोग के सीनियर, यानी कि सीयूटी 2024 का जो एग्जाम दिया था, उन सभी बच्चों को ये बात मैं बताता था और ये बात मेरे माने, और उनका ऑलमोस्ट बच्चे जितने भी हमसे पढ़े थे सभी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे रोड मैप हैं जो हम बताएंगे, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे पहला रोड मैप ये कि आप सिलेबस देख लीजिए, अभी तक नहीं देखे हो सिलेबस जल्दी से देख लो। फिर आप पीवाईक्यू देख लो एक बार, बस नहीं सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, बस पीवाईक्यू क्वेश्चन देख लो, किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है।
फिर आ जाओ अपने इस टॉपिक पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला अपना टॉपिक क्या दिया है सर? पहला टॉपिक दिया हुआ है कि एक सेकंड दे दीजिएगा हमको, कलर आप ले लें। पहला टॉपिक दिया हुआ है, हाँ ये चाहिए। पहला टॉपिक दिया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या दे रहा है सर? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में प्रजनन। अच्छा ये सोच के देखो, हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है हम बात कर लें सर प्लांट्स की, हो सकता है हम बात कर लें किसकी, एनिमल की, हो सकता है हम बात कर सकते हैं सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मेनली अगर बात करें तो यही 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, यही तो होते हैं, इसके अलावा तो और कुछ हमको दिखता नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हो सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहली बार नाम सुन रहे हैं सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक बार बता देते सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बायो में कहीं भी वर्ड कुछ भी दिखे, बड़ा भरकम भारी वर्ड दिखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले उस वर्ड को तोड़ने की कोशिश कीजिए। यहां पे देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक है माइक्रो, दूसरा है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब क्या होता है? और एक वर्ड होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। एक क्या होता है सर? मैक्रो बोलते हो, मैक्रो, और एक होता है सर माइक्रो। याद करो, आप लोग लैब में माइक्रोस्कोप देखे होगे, देखो कि नहीं देखे हो? हाँ या ना? अगर नहीं देखो हो तो आप जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे तो दिन भर माइक्रोस्कोप के साथ रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी के लिए इतना जानिए, माइक्रोस्कोप सुने होगे सर, माइक्रोस्कोप इसका मतलब, इसमें क्या होता है सर? जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके मदद से, माइक्रोस्कोप के मदद से हम उस ऑर्गेनिज्म को, उस जीव को, उसकी पूरी बॉडी की संरचना को, है ना, या फिर इवन उसकी सेल को हम लोग देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। बात तो ये हुई, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो की बात करेंगे जब भी, तो ये होती है छोटी। लेकिन वहीं पे मैक्रो की बात करें तो ये क्या होती है सर? बड़ी होती हैं। साइज में क्या होंगी? बड़ी होंगी, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे हम हो गए, आप हो गए, आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ना, उसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन यहीं पे इसी रूम में आपके पास बहुत सारे वायरस घूम रहे होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया घूम रहे होंगे, आप उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। लेकिन हाँ, उसको अगर उसके स्टेन को हम माइक्रोस्कोप में ले जाके देखते हैं तो वहां से फिर हमको बैक्टीरिया दिख जाएगा। जैसे वही बात कर लो, दही ले लो, दही खाए जा रहे हो, लेकिन उसमें भी बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस है कि नहीं है? उसको हमको देखना है तो क्या करेंगे? जो दही का जो स्टेन है उसको हम लेके जाएंगे माइक्रोस्कोप के पास, उसमें देखेंगे, फिर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दिख जाएगा। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, दही से ही ले लेते हैं। दही जमना होता है, आप सभी के घर में दही जमता होगा, है ना, ऑलमोस्ट लोग के घर में दही जमता होगा, ऑलमोस्ट लोग देखे भी होंगे सर कैसा प्रोसेस होता है। तो मम्मी क्या करती हैं? सबसे पहले दूध को गर्म कर देती हैं, पैकेट है दूध का या फिर गाय का, जो भी डेयरी से लाए हो दूध, दूध को गर्म करती है, उसको ठंडा होने के लिए थोड़ी के लिए छोड़ देती हैं। जैसे हल्का हल्का ठंडा हो जाता है, उसमें क्या कहते हैं, दही का जो 1 चम्मच लेके उसमें डाल देती हैं और रात भर के लिए छोड़ देती हैं। सुबह देखते हैं क्या उसमें आराम 1 नंबर का लाल टकटक दही जम के तैयार हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा? वहां उस दही में, उस मिल्क में हम क्या किए? थोड़ा सा दही डाले हैं, यानी कि थोड़ा सा बैक्टीरिया डाले हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस डाले हैं। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है? एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक उसके सर्वाइवल वाले टेम्परेचर पे क्या कर रहा है? अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है सर? अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है ना, अपने प्रजनन दर को बढ़ा दे रहा है। और जैसे ही अपने पॉपुलेशन को बढ़ा दे रहा है तो ये जो आसपास में जो भी मिल्क हमको दिख रहा था, अब वो मिल्क नहीं रह गया, कर्ड बन गया। यानी कि मिल्क से कर्ड बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो आपका बैक्टीरिया के माध्यम से ही होगा। और बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने नंबर को डिवाइड करेगा। कैसे करेगा भाई? विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, विद द हेल्प ऑफ प्रजनन, है ना। प्रजनन के माध्यम से ये क्या करेगा? अपने नंबर को, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और फिर क्या करेगा? वो पूरी इन्वायरमेंट में अपनी ही पॉपुलेशन, अपना ही राज्य जमा लेगा और फिर वो एक समय, अब वो क्या कहलाएगा? कर्ड के नाम से जाना जाएगा, है कि नहीं है? उसी तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें या फिर हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको देखने को मिलता है। जैसे छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दो,
तो आप सभी बता दो सर ये मूवेबल होता होगा, सर खाना खाता होगा, सर ये घूमता फिरता होगा, है ना, पानी पीता है, सांस लेता है, सर ये रिप्रोडक्शन भी करता है, इसकी बॉडी में ग्रोथ भी होती है। तो वही रिप्रोडक्शन वाली जो कैरेक्टर है अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसकी थोड़ा ब्रॉड में, कि क्या ये कितने मोड में होता है, किस किस माध्यम से होता है, ये तमाम सारी बातें इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, यानी सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हो, सूक्ष्म जीव जिसको बोलते हो, यानी कि बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया सर, बैक्टीरिया हो गया, है ना, जीवाणु जिसको बोलते हो। फिर आप बता सकते हो सर कि फंजाई हो गया, है ना, या फिर आपका वायरसेस हो गए। तो ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और यकीन मानिए ये छोटे से छोटे जीव भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं सर इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, नंबर 1 पे हम लोग हैं, चाइना को भी पीछे कर दिए हैं। ये हुआ कैसे, पॉपुलेशन बढ़ा कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन के माध्यम से ही क्या हो रहा है, अपने जनसंख्या बढ़ रही है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। तो ये मोड हो सकता है सेक्सुअल हो या फिर एसेक्सुअल हो। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीव जंतु में अलग अलग माध्यम होते हैं, यानी कि लैंगिक प्रक्रिया के थ्रू, अलैंगिक प्रक्रिया के थ्रू, है ना। तो यही सारी बातें इस लेसन से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक से पढ़ने वाले हैं, और देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसेक्सुअल में होता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हल्का फुल्का ही बात समझ में आ रही है। तो क्लास में जितने लोग आ गए हो, सबसे पहले क्लास को में अटेंडेंस लगा दोगे, अटेंडेंस इन द सेंस ऑफलाइन क्लास में रहते हो तो टीचर वहां बोलता है ना विद्या, रवि, प्रियंका, इस तरह बोलता है, लेकिन यहाँ पे तो हम आपका नाम अभी नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, क्योंकि आप लोग अभी जो भी मोड अभी थोड़ी देर बाद देख रहे हो। तो आप लोग क्या करोगे, जो लाइक वाला सेक्शन है उसको लाइक कर दोगे, लाइक कर दो तो हम समझ जाएंगे आप लोग, आपका अटेंडेंस आज का लग गया। ठीक है, तो लाइक के माध्यम से आप लोग अटेंडेंस लगाओ। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस किस माध्यम से होता है, क्या होता है ना, ये सारा चीज बातें हम लोग देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लोगे रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, इसको डिफाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि ये एक तरह क्या होता है सर, जैविक प्रक्रिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात को ध्यान से कहानी की जैसे सुनते चलो, जहां इंपॉर्टेंट लगे अपने कॉपी में नोट कर लो। जो रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, ये एक तरह का जैविक प्रक्रिया होता है ना, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो भी जीव जंतु होते हैं वो अपने जैसा एक और जीव जंतु का उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि इसकी डिफिनीशन लिखने के लिए आ जाए बोर्ड में, कुछ बच्चे बोर्ड वाले भी हैं, तो बोर्ड वाले बच्चे भी आराम से उनका रिवीजन भी होते चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बताओगे सर, इट इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वंस that of the offspring similar to of itself। क्या करेगा, कोई भी पैरेंट है, उस पैरेंट में बायोलॉजिकल एक्टिविटियां परफॉर्म हुई, जैसे गैमिट बनना, तमाम सारे प्रोसेस हुए, सेक्सुअल ये आपस में कॉपुलेशन किए, है ना। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, उनके जैसे एक और बच्चा उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। और वो ऑफ स्प्रिंग कैसा होगा, हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। जैसे कि क्या, आपकी बात कर ली जाए, आप जो हैं वो अपने पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग हैं, और आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते होगे। जैसे आप समाज में कहीं चले जाओ तो बोलते हैं ये, अरे ये फला अंकल का लड़का है, ये फला अंकल की लड़की यहाँ पे ये वो है। तो जो हमको नहीं जानता है, लेकिन चेहरा को देख के, अपनी चेहरा को देख के पहचान लेते, अरे ये तो उन्हीं का लड़का है ना, तो बोलते हैं हाँ हाँ ये उन्हीं का लड़का है। कैसे हम पहचान लिए, मतलब उनमें कोई कैरेक्टर, उनसे का कैरेक्टर हमारे अंदर कहीं ना कहीं आया है। अब वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स के जैसे देख रहे हैं, है ना, पेरेंट्स के जैसे ही दिख रहा है। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, इसी प्रोसेस को, जो जीन ट्रांसफर होता है, वो हम आगे वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कि जीन जेनेटिक में पढ़ेंगे कि जीन कैसे ट्रांसफर होता है, डीएनए आरएनए कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वो आगे वाले क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं। अभी बस इतना जानिए कि रिप्रोडक्शन ये होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जैविक प्रक्रिया होता है, जिसमें क्या होता है भैया, जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे एक और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कराता है, और उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना आप बताइए तुरंत।
आगे देखते हैं। अब ये जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो बच्चा पैदा हो गया, अब ये धीरे धीरे क्या होगी, उसकी बॉडी में ग्रोथ होगी, है ना, उसकी उसकी हाइट बढ़ेगी, उसकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, है ना, वो धीरे धीरे अब माँ हो के चलना लगेगा, है ना, 1 साल 1.5 साल 1 साल के बाद वो माँ हो के चलने लगेगा। आपके घर में बच्चा उच्चा होगा तो आप भैया दीदी का या फिर किसी चाचा चाची का बच्चा होगा तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। वो बच्चा था छोटा सा, पहले उसको गोद में रखते थे, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, है ना, धीरे धीरे बड़ा हुआ, यानी कि वो माँ माँ भैया ये सब बोलने लगा, है ना, पा बोलने लग गया। अब उस बॉडी में क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है इन द सेंस वो माँ बन के चलने लग गया, है ना। फिर वो क्या कर रहा है सर, उसकी बॉडी धीरे धीरे वो खड़ा होने लग गया, खड़ा होने के बाद उसको हाथ पकड़ के हम लोग चलाने लग गए, इस तरह हाथ पकड़ के, चलो बाबू चलो चलो चलो, टॉफी देंगे टॉफी देंगे, इस तरह करने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई, 1 2 3 4 साल का हो गया तो मम्मी पापा बोलेंगे चलो इसको किंडरगार्टन में डाल दो, प्लेवे में डाल दो। अब वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे उसकी बॉडी ग्रोथ होगी, है ना, धीरे धीरे वो प्राइमरी जूनियर हायर सेकेंडरी ये मतलब हर क्लासेस में आते हैं, फिर बीएससी में आ जाए, जैसे कि आप लोग अभी 12th में आ गए हो। ये प्रोसेस हो रहा है, यानी कि उसकी बॉडी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसकी बॉडी क्या कर रही है सर, ग्रो हो रही है। ये हम ह्यूमन की केस लेके चले हैं, प्लांट में भी यही प्रोसेस होता है। अब प्लांट में मत सोचिएगा सर प्लांट को हम चलाने लगेंगे, ऐसा नहीं। प्लांट में भी क्या होता है, छोटा सा पौधा होता है, पौधा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, वो उसकी ग्रोथ होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि उसमें फ्लावरिंग लगने लगता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैच्योर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मैच्योर कहते हैं। जब तक कोई प्लांट में फ्लावर्स नहीं लग रहे हैं, जब तक कोई प्लांट में फ्रूट्स नहीं लग रहे हैं, तब तक हम उसको मैच्योर नहीं कर सकते। और वैसे ही ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन में जब तक गैमिट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, चाहे मेल की बात कर लें या फिर फीमेल की बात कर लें, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब 12-13 साल तक के आसपास में, 12-13 साल के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और फीमेल में भी ये काम, ओवा या फिर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं स्टार्ट हुआ, तब तक वो इमैच्योर है। लेकिन जैसे ये प्रक्रिया अपनानी हो गई, ग्रोथ के बाद क्या आता है, मैच्योरेशन आता है। ग्रोथ के बाद क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। अब ये जो बच्चा था वो भी क्या हो चुका, मैच्योर हो चुका। क्यों मैच्योर हो चुका, क्योंकि उसके बॉडी में भी गैमेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ये गैमेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करेगा, प्रजनन में पार्टिसिपेट करेगा, उसकी शादी हो जाएगी, और प्रजनन में पार्टिसिपेट करने के बाद, रिप्रोडक्शन करने के बाद वो अपने जैसे एक और ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कुल मिला के बात करें, ये एक तरह की साइकिल है, ये साइकिल चलते रहती है। बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा फिर बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, इसका मतलब उसके बॉडी में गैमेट बनना स्टार्ट हो गए, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद वो रिप्रोडक्शन किए, और फिर उनके जैसे एक और बच्चा बन के तैयार हो गया। फिर वो भी बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, मैच्योर करेगा, वो भी प्रक्रिया उसमें अपनाई जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलता है अपने ऑर्गेनिज्म में। अब ये मत सोचना कोई गाय भैंस है उसकी भी शादी करा देते हैं, ऐसा नहीं, है ना, वो चीज अलग बात है। तो कुछ लोग सोच भी सकते हैं चलो शादी हो भी जाए, गाँव में हो भी जाती है ना। एक मूवी भी आई थी ना उसकी, किसी मूवी आई थी, वो कुत्ते के साथ शादी करता है, तो नाम स्किप करता है, चलो छोड़ो। देयर इज ए साइकिल ऑफ द बर्ड्स। साइकिल क्या क्या चीज की चलती है सर, बर्थ की साइकिल चलेगी, मतलब जन्म होने की साइकिल चलेगी, ग्रोथ होने की साइकिल चलेगी, डेथ होने की साइकिल चलेगी। मतलब बच्चा जन्म लिया है, उसकी बॉडी ग्रोथ हुई, कुछ ऐसे बात समय के बाद उसकी ओल्डन एज आ गई, और ओल्डन एज के बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये प्रोसेस हमारे देखने को मिलता है किसमें, रिप्रोडक्शन में। किसमें देखने को मिलता है सर, रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। आगे बात करें, रिप्रोडक्शन एनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अच्छा, रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ये एक तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने स्पीसीज को बढ़ाने में। जैसे कि ऑलरेडी हम बताए थे कि दही का 1 चम्मच लें और 1 पतीला दूध में, है ना, 1 पतीला जो दूध है उसमें हम डाल देते हैं, तो सुबह तक पूरे पतीला में क्या हो जाता है, दही जम गया रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम 1 चम्मच दही लिए उसमें हो सकता है 500 या फिर 100 ही आपके बैक्टीरिया हों। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे अपने नंबर को बढ़ाने लग गया, तो वो एक समय ऐसा आया कि पूरे पतीला को क्या कर दिया, लैक्टोबैसिलस से भर दिया। यानी कि अपने पॉपुलेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी स्पीसीज को की बढ़ोतरी करने में, अपनी स्पीसीज के नंबर को बढ़ाने में। ठीक है, जैसे कि अभी आज का हम लोग देखें, इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो ये
का ये काम कैसे हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन के माध्यम से ये काम परफॉर्म हुआ है। तो यही चीज आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ से देख सकते हो, जो जो चीज हम बातें बताएं वही चीज आपकी हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, एक अपना लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन का मतलब जीवन काल, क्या बोलते हैं इसको, जीवन काल, या फिर कुछ लोग इसको जीवन चक्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जीवन काल, जीवन काल कह लें क्या, कि अगर ह्यूमन की बात कर लें कि अभी आज के दौर में ह्यूमन का जो लाइफ स्पेन चल रहा है वो तकरीबन 70 साल तक चल रहा है। 70 साल के बाद पर्सन क्या हो रहा है, डेथ कर जा रहा है, ऐसा हो रहा है। वहीं पे डॉग को उठा लें तो डॉग का भी एक अपना, कुत्ते का भी अपना एक लाइफ स्पेन होता है 10 से 12 साल। तोता उठा लें उसका भी लाइफ स्पेन है, कोई पेड़ पौधा उसका भी लाइफ स्पेन है। यानी कि कुल मिला के बात करें, एक चींटी का भी क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है। इवन यहाँ पे हम वायरस बैक्टीरिया की भी बात करें, इनका भी क्या होता है, खुद का अपना लाइफ स्पेन होता है कि ये इतने समय तक जिंदा रहेंगे, इसके बाद ये मर जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएंगी। ग्रोथ होने के बाद इतने समय तक, इतने साल तक, इतने दिनों तक ये जिंदा रहेंगे, उसके बाद डेथ हो जाएगी। अगर आपको याद आ रहा होगा सर, आरबीसी बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसका जो लाइफ स्पेन होता है सर, आरबीसी का लाइफ स्पेन आप जानते हो 120 डे का होता है। 120 डे के बाद ये जो सेल होती है ना आरबीसी, ये मर जाती हैं, फिर वहां पे नया सेल बन जाता है। यानी कि ये नेचर का प्रोसेस है, जो आया उसको जाना है, उसका अपना समय सीमा खत्म करके उसको फिर यहां से चले जाना है। तो ये जो लाइफ स्पेन होता है क्या बताता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग है, या फिर कह लें जो भी बच्चा जन्म लिया है, वो जब तक मर नहीं जाता, उसके बीच का जो काल होता है ना, उसको लाइफ स्पेन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, यहां से देख लो डिफिनेशन, इट इज ए पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ। बर्थ हुआ और नेचुरल डेथ जब तक ना हो जाए उसकी। अब वो बात अलग है कि किसी का मर्डर कर दिए, वो बात अलग है। ओल्डन एज आके उसकी डेथ ना हो जाए, नेचुरली डेथ ना हो जाए, उस समय सीमा को ऑर्गेनिज्म को क्या, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन के नाम से। क्या बोलते हैं उसको, लाइफ स्पेन के नाम से जानते हैं। दे वेरी डिफरेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो लाइफ स्पेन की जो सीमा, समय सीमा होती है, जीवन काल का जो समय होता है, जैसे कि आपको ऑलरेडी बताए हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि ह्यूमन का अलग होता है, बकरी का अलग होता है, गाय का अलग होता है, बैक्टीरिया का अलग होता है, मक्खी का अलग होता है, मच्छर का अलग होता है, पेड़ पौधे के अलग होते हैं, है ना, सांप का अलग होता है, मछली का अलग, तमाम सारे जीव जंतु जो भी अपने दिमाग में आ जाए, उन सभी जीव जंतु का जो लाइफ स्पेन होता है वो अलग अलग होता है। बात क्लियर है यहां तक? चलो एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, कौवा, क्रो, इसका जो लाइफ स्पेन होता है कौवा का, एक कौवा का जो लाइफ स्पेन होता है 15 साल का होता है। कितने का होता है सर? 15 साल का होता है। वहीं पे हम तोता उठा लें, पैरट, इसका जो लाइफ स्पेन होता है 140 साल तक का होता है। सोच के देखो, 140 साल जिंदा रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से देख सकते हो। अब ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, दो प्रोसेस से परफॉर्म कराई जाती है। पहला, हाँ, टाइप्स ऑफ, हाँ, पहला अगर बात करें तो वो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहीं पे हम नोट कर लेते हैं। एक होता है इस वाले इस पे एक्सपेक्ट कर लेते हैं, चलो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल। थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट चलेंगे। एसेक्सुअल क्या होता है, यहाँ पे केवल ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। किसके लिए भैया? ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन करने के लिए। किसके लिए भैया? ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन करने के लिए एक ही पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मतलब कोई भी एक पेरेंट उठा लो, डजेंट मैटर, एक ही पेरेंट क्या कर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा अपने जैसे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो सिमिलर टू सिमिलर पेरेंट्स के जैसे होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई गैमेट नहीं बनता है, नो गैमेट, किसी भी टाइप का कोई गैमेट नहीं बनता है। किसमें? एसेक्सुअल में। लेकिन वहीं पे सेक्सुअल की बात कर लेते हैं, तो सेक्सुअल में क्या होता है सर? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है सर? गैमेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे।
गैमिट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो गैमिट होता है ना, ये दो टाइप के गैमिट होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। यानी कि मेल में मेल गैमिट बनता है, फीमेल में फीमेल गैमिट बनता है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, मेल की जब भी बात करते हैं तो मेल में स्पर्म बनते हैं, और फीमेल की जब भी बात करेंगे तो फीमेल में आपका ओवा या फिर एग बनते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना बोलिए आप। हाँ ठीक है। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका अलैंगिक प्रजनन क्या होते हैं। हाँ, अलैंगिक प्रजनन की बात कर लें तो यहाँ पे केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी गैमेट्स नहीं बनते हैं। लेकिन वहीं पे लैंगिक की बात कर लें तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं सर? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। और हाँ, ये जो पेरेंट्स होंगे अपोजिट पार्टनर होने चाहिए, एक मेल तो दूसरा फीमेल, सेम पार्टनर नहीं होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। सबसे पहला एसेक्सुअल, अपने स्लाइड से। इस मेथड में क्या होता है सर? सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ पे कि इस विधि में एक ही व्यक्ति संतान पैदा करने में सक्षम होता है। जैसे कि ऑलरेडी हम बता दिए हैं कि यहाँ पे केवल और केवल एक ही पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होगा एक अपनी जैसे नए संतान को उत्पन्न करने में, है ना। यहाँ पे एक ही पेरेंट बॉडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसके कारण पैदा होने वाले संतान ना केवल एक दूसरे के समान होते हैं बल्कि अपने माता पिता के सटीक प्रतिक्रिया भी होती हैं, है ना। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग हो, ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा? अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे, है ना, हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे दिखेंगे। बट दे आर द आल्सो एग्जिस्टेड द कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स इन द टर्म ऑफ द क्लोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन के नाम से जानते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी। जैसे रोबोट आप लोग देखे होंगे, रोबोट में क्या होता था? एक ही जैसे तमाम सारे रोबोट दिखने मिलता था ना। रोबोट वाली मूवी याद करो, उस रोबोट में एक ही फेस के जैसे, एक ही एकदम लाइफ स्टाइल, सब चीज बहुत सारे हैं, यानी कि उसकी एकदम डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा रही है, यानी कि वो सब क्या होता है? उसकी क्लोन के नाम से जानते हैं। We describe the morphology and genetically similar individual। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कि वो पर्सन का जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी क्या क्या कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एग्जाम्पल, इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा द डिवीजन ऑफ द सेल गिव राइजेस टू द टू न्यू इंडिविजुअल। अगर हम लोअर किंगडम की बात करें तो मोनेरा हो गया और प्रोटिस्टा हो गया। मोनेरा प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर होते हैं ऑलमोस्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ रिप्रोडक्शन के लिए और अपने जैसे दो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि एक कोई बॉडी है, सपोज करो अमीबा है, इनमें क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन हुआ और बाइनरी फ्यूजन होने के बाद ये दो अमीबा का फॉर्मेशन कर दिया, एक बॉडी से दो बॉडी बन गया, है ना। तो ये प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाती है। दिस organism there is no other method of reproduction, cell division is the method of the reproduction। यहाँ पे और भी किसी टाइप का कोई रिप्रोडक्शन देखने में नहीं मिलता है, बस यहाँ पे एक ही मेथड देखने को मिलता है। इनकी जो कोशिका होती है वो विभाजित हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाता है और सेल डिवाइड होके एक नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज एसेक्सुअल के बारे में आप ध्यान रखना। अच्छा, एसेक्सुअल में सबसे पहले आता है सर बाइनरी फ्यूजन। एक सेक्सुअल में एक सेक्सुअल के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गए, फर्मेंटेशन हो, फ्रेगमेंटेशन हो गया, है ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया, और भी तमाम सारे मल्टीपल फ्यूजन हो गए, तमाम सारे प्रोसेसेस यहाँ पे देखने मिलते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें से सबसे पहले आपका आता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन को हम लोग क्या होता है? बाइनरी विखंडन के नाम से भी जानते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो सेल होते हैं वो एक सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जैसे अमीबा की बात किए थे, है ना। एक सेल है, अच्छा ये एक सेल है, दो हाफ सेल में डिवाइड हो गए और दोनों हाफ सेल डिवाइड करके अपने एडल्ट के जैसे एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स के जैसे हूबहू दिखने लगते हैं। एग्जाम्पल बात कर लो अमीबा, अभी हम लोग एग्जाम्पल बात किए हैं पैरामीशियम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम में किस टाइप के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, तो आप बताना सर बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई। अगला आता है सर बडिंग।
क्या था सर? बडिंग, जिसको मुकुलन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मुकुलन के नाम से भी जानते हैं, बडिंग। इसमें क्या होता है सर कि इसमें तो एक कोई प्लांट बॉडी होगा, एक कोई बॉडी होगा, ये आपका अमीबा का फिगर दिख गया, बाइनरी फिजन का। एक अमीबा है, उसकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हुई और दो पेरेंट बॉडी यहाँ पे बन, दो ऑफ स्प्रिंग बनकर तैयार हो गया। बात कर लेते हैं बडिंग की। तो बडिंग में इसमें हाइड्रा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सपोज करो ये कोई बॉडी है हाइड्रा, यहां से एक छोटा सा फिंगर निकलेगा, पार्ट्स उभरेगा और धीरे धीरे ये पार्ट्स क्या होता है? बड़ा होते जाएगा। देखो यहाँ पे ये बड़ा धीरे धीरे ये क्या होगा? फॉर्मिंग ऑफ बर्ड्स, इसको बर्ड कहेंगे। ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा और कुछ समय ऐसा आएगा ये क्या होगा? अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि था तो एक पेरेंट बॉडी, उस पेरेंट बॉडी में थोड़ा सा उभार दिखा, ये उभार बढ़ना स्टार्ट हुआ और उभार बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया? छोटे छोटे हिस्सों में कट गया और हर छोटा छोटा हिस्सा, हर पार्ट क्या करेगा? एक नया प्लांट बॉडी या फिर एक नया हाइड्रा बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ठीक है, तो यहां दिया है कि स्मॉल बर्ड्स आर द फॉर्म विच लिंक्ड टू द पेरेंट्स एट द फर्स्ट बट डिटैच टू देयर मैच्योर। जैसे ये मैच्योर होगा तो अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा? डी अटैच हो जाएगा। अगला देख लेते हैं सर कि इसमें कुछ फंजाई आते हैं, कुछ सिंपल प्लांट्स आते हैं, कुछ एल्गी आते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच हैज द जूस्पोर। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हम एल्गी की बात कर लेते हैं, फंजाई की बात कर लेते हैं, उसमें एक ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जिसको हम जूस्पोर के नाम से जानते हैं। और ये जूस्पोर क्या होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है सर? मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट मैचिंग में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो जूस्पोर होता है वो मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल होता है, वहां से आपको मैच करना पड़ेगा। फिर जो कोनेडिया होते हैं ये पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। सर बर्ड्स जो होते हैं वो हाइड्रा में देखने को मिलता है, अभी हम आपको बताए थे। सर गैम्यूल्स जो होते हैं स्पॉन्जेस में देखने को मिलते हैं। तो ये टाइप के कुछ ऐसे भी टाइप के रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर बात करें वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, है ना, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात कर लें तो यहाँ पे वनस्पतिक प्रजनन की बात कर लें तो यहाँ पे आपको रनर देखने को मिलेगा, राइजोम देखने को मिलेगा, सक्कर, ट्यूबर, ऑफस्प्रिंग, बल्ब्स। सब बात छोड़ो, आप लोग गांव में देखे होगा गन्ना की बुआई होती है। कितने लोग देखे हैं? अगर देखे हैं तो एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा कि सर हम लोग गन्ना की बुआई देखे हैं। क्या होता है सर? इसमें एक बड़ा सा गन्ना होता है, इतना बड़ा, इसमें इस तरह बना रहता है, इस तरह बना रहता है। तो जो बोने वाले भैया जी रहते हैं वो क्या करते हैं? यहीं से इसको कट लगा देते हैं, यहाँ से इसको कट लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो वाला हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, उसको क्या करते हैं? जमीन में बुआई कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं 1-1.5 महीने के बाद यहाँ से क्या होता है? एक नया पौधा उग जाता है। एक पेरेंट था, उसी पेरेंट को क्या करते? छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिए और फिर वहां से नया प्लांट ग्रो करा दिए। गुलाब का पौधा है, डंटी उसको तोड़ के लाए और ला के हम लगा दिए। जैस्मीन का पौधा है, बहुत अच्छा दिखा, डंटी उसका तोड़े, छुड़वा के लाए और लाके उसको घर पे लाके बुआई कर दी, है ना। तो ये सारा का सारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत आता है। आलू की बुआई होती है, आलू है, यहाँ पे बर्ड निकला, आंख निकला रहेगा, यहीं से कट कर दिया जाएगा उसको और ये वाला हिस्सा उसको जमीन में डाल दिया जाएगा और ये धीरे धीरे क्या जाएगा? ग्रो कर जाएगा। ये सारे के सारे क्या है? बर्डिंग वेजिटेटिव प्रोपागेशन का हिस्सा। तो ये सारे चीज आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, यही बात आपको हिंदी में भी लिखी हुई है, तो यहाँ से कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एग्जाम्पल आपका बहुत सारे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे आपका ट्यूबर हो गया आलू का, बल्ब हो गया लहसुन की, प्याज की, है ना। अदरक की राइजोम देखो, अदरक है, इसमें राइजोम देखने को मिलता है। फिर आप यहाँ पे रनल यहाँ पे डंटी तोड़ के हम ला के लगा देते हैं। फिर यहाँ पे हम आपका सेल्वोन्स देखने को मिल जाता है। फिर आपका ऑफिसाइड देखने को मिलता है, जलकुंभी में एक से एक अटैच हुए रहते हैं। तो ये चीज प्रोसेस आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे रूट प्रोपागेशन देखने को मिल जाता है। सर रूट जो स्वीट पोटैटो होता है, मीठा आलू, उसमें ये देखने को मिल जाता है। सर जिंगर में राइजोम आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैचिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैचिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाए जिंगर में कैसा होता है तो सर राइजोम होता है। स्वीट पोटैटो में कैसा होता है तो रूट प्रोपागेशन होता है ना। पोटैटो में कैसा होता है? ट्यूबर होता है। देखो पोटैटो और स्वीट पोटैटो में कंफ्यूज मत होइएगा,
तब तो पोटैटो जब पूछा जाए तो ये नॉर्मल आलू है, आलू है। लेकिन ये क्या होता है, मीठा आलू होता है, मीठा आलू होता है ये, है ना, स्वीट पोटैटो। तो ये चीज आप ध्यान रखना, आलू किसको कहते हैं और स्वीट, अब तो इतना आपको पता होगा आलू किसे कहते हैं और मीठा आलू किसे कहते हैं। स्वीट पोटैटो यानी कि मीठा आलू। स्वीट पोटैटो में आपका ट्यूबर वाला होता है, रूट प्रोपागेशन होता है, और आलू में आपका ट्यूबर होता है। ठीक है, आगे देख ले, यहाँ पे आपका दिया लीफ ब्रायोफाइलम में ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं, वहां से नया पौधा जम जाता है, लीफ ब्रायोफाइलम हो गया। फिर आपको ओनियन में बल्ब देखने को मिलता है, ये जड़ देखने को मिलता है, बल्ब। तो ये चीज हो गया, है ना, ये वाला बल्ब यहाँ से नया पौधा जम जाता है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ इसको ही बता सकते हो, इसको ही बता सकते हो। तो ये सारे मेथड होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन ये पार्टिसिपेट होते हैं। फिर और देखो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बल्ब्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से बल्ब्स निकलता है, उसको हम लगा लेते हैं, यहाँ से हो जाता है। लीफ की बात करें तो ब्रायोफाइलम की बाट करेंगे, और बॉगनिया की बात करेंगे। इसकी पत्ती जहाँ गिर जाती है वहीं से नया पौधा जम जाता है। यहाँ से टर्नॉन्स की बात करते हैं, तो ये चीज बात कर लो। ठीक है, तो ये सारे बातें आप यहाँ पे बता सकते हो। तो आई थिंक इतना ही था आज के लिए। ये छोटा सा डेमो क्लास था आपका, ठीक है, छोटा सा डेमो क्लास था, जो कि आप ये जान सको कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हर चीज नहीं पढ़ना है, बस सिलेक्टेड चीज पढ़ना है। अगर ये सभी चीज को बात पढ़ लो, पार्ट्स को, ये पीडीएफ लेना है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अगर इतना चीज पढ़ लिए तो आपके लिए सफिशियंट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज हम आपको बताएं, एक बात बताइए, ये कलर आपको दिख रहा है क्या? हाँ चलो, ये कलर आपको दिख रहा है। छोटी छोटी बातें अब आपको बताने वाला है। पहली बात ये कि टारगेट गुरुकुल पे, टारगेट गुरुकुल वाईटी चैनल पे ही आपका सिलेबस, पीवाईक्यू और डेमो क्लास, ये सारे अपलोडेड है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हो, आप डेमो क्लास आज का है देख लिए, पीवाईक्यू नहीं देखो, पीवाईक्यू देख लो। और सिलेबस नहीं पता है अभी तक क्या क्या पूछा जाएगा, वो सिलेबस देख लो, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर चाहते हो हमको कि सर लास्ट ईयर हम लोग ड्रॉप आउट ले लिए थे, इस साल भी ड्रॉप आउट ना हो, ठीक है, या फिर हम बोर्ड में हैं, इस साल मेरा ड्रॉप आउट ना जाए, सीयूटी में अच्छे नंबर आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमें मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैच को परचेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? बैच को परचेस करना पड़ेगा, जो अफोर्डेबल प्राइस में होगा, आप लोग नॉर्मल उसको अफोर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ये बैच जो होगा बाईलैंग्वेज में होगा, यानी कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जैसे कि अभी आप लोग पीडीएफ देख लियो, सर हिंदी और इंग्लिश दोनों देखने वाले हैं, दोनों में था पीडीएफ। सर इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी डाउट सेक्शन है, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो चीज मिल जाएगी। ये चीज इतनी बात हो गई। चौथी बात ये कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का वो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, लिंक दिया गया है, टारगेट सीयूटी के नाम से। क्या दिया गया सर? टारगेट CUET 2025। ये 2025 ग्रुप से जैसे ही आप ज्वाइन हो गए तो आपको तमाम सारे फैसिलिटी मिलेंगी। कब क्लासेस अपलोड हो रहे हैं, कब क्लासेस लाइव हो रहे हैं, है ना, सेक्शन ए में क्या पढ़ना है, बी में क्या पढ़ना है, सी में क्या पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम हो गए, उसके बाद काउंसलिंग कैसे कराना है, जो भी प्रक्रिया होंगी 1 by 1 A to Z सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सिलेबस नहीं देखो, सिलेबस देख लो, पीवाईक्यू देख लो, और डेमो क्लास आज का हो गया जो कि बाई लैंग्वेज में था, देखिए आप लोग ऐसा देख ही सकते हो। ठीक है, यही प्यारी प्यारी पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा बैच में, ठीक है, जहां से अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए थे वो चीज़ भी आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, तो ये रही आज की आपकी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए।
मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।